शायर भी हैं। यकीनन इस किताब पर वो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे। मैं उससे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तारुफ करवाएं इस किताब का। जी, ये किताब है तारुफ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ियाउल हसन। आपने मुझे आलिम कहा। मैं समझता हूँ इससे आप पाकिस्तान में कहतो रिजाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं दो उलमा के दरमियान फंसा हुआ हूँ इस वक्त। और मैं समझता ये हूँ कि बहुत ही खुशगवार फरीज़ा है इस किताब के बारे में गुफ्तगू करना। पोठोहार, खित्ता दिलरुबा, शाहिद सिद्दीकी साहब और ख्वाब होते गली कूचों और दिलबरों की कहानियाँ। इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि शाहिद साहब एक बहुत ही अहम हमारे स्कॉलर हैं, माहिर तालीम हैं। इनका काम है ज़बान पर, लिसान पर, तालीम के शोबों पर, आला तालीम पर, और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर भी, चूँकि ये वाइस चांसलर भी रहे हैं, रेक्टर भी रहे हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के। लेकिन और इनका बहुत से एकेडमिक काम पहले मंजर आम पर आ चुके हैं। लेकिन ये बात मैंने पहले भी अर्ज़ की थी जब इस्लामाबाद में एक नशिस्त थी इस किताब से मुतालिक, और वो मैं यहाँ भी आपके सामने कहना चाहता हूँ कि शाहिद सिद्दीकी साहब जितने खुश इस किताब के आने पर हैं, जो इनके बहुत सारे वकी इल्मी काम हैं, मकाले हैं, कुतुब हैं, उतनी खुशी मैंने नहीं देखी, चूँकि मैं इनको बरसों से जानता हूँ। और शायद वो उसमें शायद एक सबब, शायद क्या यकीनन एक सबब जो है, वो इन्होंने अपने जो इसका किताब का पेश लफ्ज़ है या दिबाचा है उसमें भी लिखा है कि जो इनकी मिट्टी से मोहब्बत है और धरती से मोहब्बत, वो अंग्रेज़ी में कहेंगे उसे कि व्हेन यू ग्रो ओल्डर यू ग्रो नियरर द रूट्स। तो ये सारी दुनिया की सैर और सारी दुनिया में मुख्तलिफ जगह रहे, पढ़ा पढ़ाया, लेकिन जो पोठोहार का, अपने गांव का और फिर गांव से लेके शहर तक, पिंडी शहर का जिस मोहब्बत से इन्होंने अहाता किया है। और एक बात हम अभी पहले कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले, गाजी सलाउद्दीन साहब ने याद कराया, मिलान कुंडेरा का एक कॉल है कि द स्ट्रगल अगेंस्ट पावर, एंड आई एम पैराफ्रेजिंग, द स्ट्रगल अगेंस्ट पावर इज द स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही एक सटल अंदाज में इन्होंने जहाँ मशाहीर और मारूफ लोगों का तस्करा किया है, वहीं इन्होंने बिल्कुल आम लोगों का, जैसे माई सकीना है, जब मुझे वो बहुत पसंद है, इनका इनका एक जो खाका है इस किताब में, कॉलम की सूरत में, कॉलम्स की सूरत में ये मज़ामीन अखबारात में छपते रहे हैं। तो वो एक कैसे एक गांव की एक औरत, वो कितनी इमेंसिपेटेड है, जैसे पहले इरफान के खाकों के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी कि वो किस तरह से अपनी अपने टर्म्स पे ज़िंदगी गुजारती है, और उसको किस सलीके से शाहिद साहब ने लिखा है वो उसकी। और इसके अलावा जो एक मैं समझता हूँ अहम बात इसमें है, वो ये कि जो एक पिंडी शहर और उसके इर्द गिर्द का इलाका पोठोहार, ये हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान में लाहौर, वरना दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, ये कुछ 4-5 शहर ऐसे हैं हमारे जनूबी एशिया के जिनका तस्करा भी हमें बहुत मिलता है, जिनके बारे में गुफ्तगू भी बहुत है, जिनका तहजीबी और तारीख़ी मंजरनामा, उनके मकामात, मशाहीर, एक एक इमारत, गलियाँ, वो सब फिक्शन में भी और नॉन फिक्शन में भी रकम किया गया है। अब अगर हमारे जो दीगर शहर हैं, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान तक की बात करूं या पंजाब के शहरों की भी अगर आप बात करें, तो सरगोधा का क्या एक पूरा इल्मी कंट्रीब्यूशन, अदबी कंट्रीब्यूशन रहा है, झंग में क्या होता रहा है, मुल्तान के बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू मिलती है मगर वो भी इतनी नहीं है जितनी लाहौर का सेलिब्रेशन है। तो इस तरह रावलपिंडी है। अब रावलपिंडी को सिर्फ एक हवाले से बुरा भला ही कहा जाता है पाकिस्तान के अखबारात में भी, और पाकिस्तान के की जो यानी सोचने समझने वाले तबकात हैं उनमें भी। लेकिन रावलपिंडी की अपनी बूदोबाश, रावलपिंडी की अपने मसाजिद से लेके बेकरियों तक, बेकरियों से लेके मज़ारों तक, मज़ारों से लेके कॉलेजेस तक, कॉलेजेस से लेके असातिज़ा तक, यानी इन सब को कलमबंद कर देना और इस खूबसूरती से कलमबंद करना, इतनी रूमानी फ़ज़ा है और इतनी ख़्वाबनाक है कहीं कहीं ये तहरीर, एक पूरा एक मंजरकशी है जिससे इन्होंने काम लिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि लाहौर के अलावा या किसी हद तक कराची के बारे में भी गुफ्तगू शुरू हुई है, लेकिन जो हमारे दीगर शहर हैं, ये कर्ज है उन तमाम लिखने वालों पर जो उनकी जन्मभूमि है या जहाँ से उन्होंने
یہاں ان کی نشوونما ہوئی ہے کہ وہ ان شہروں کے بارے میں، ان خطوں کے بارے میں لکھیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ حق ادا کیا ہے. ایک اور اس میں بڑی اہم بات ہے اس کتاب میں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تو بہرحال ایک حقیقت ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان بن گیا ہے، لیکن ملک ایک علیحدہ چیز ہے اور تہذیب اور کلچر اس سے ذرا مختلف ہے. ایک برصغیر کی ایک بہرحال ایک کمپوزٹ کلچر ہے، ایک تہذیب ہے برصغیر کی. اس میں راولپنڈی کا بہت کنٹریبیوشن ہے. راولپنڈی نے بڑے بڑے لکھنے والے اور بڑے بڑے فنکار، فلمی اداکار اور دیگر لوگ پیدا کیے ہیں جو پورے بر صغیر میں جانے جاتے ہیں. اور تقسیم ہند کے بعد یا تقسیم پنجاب کے بعد بھی ان میں سے بہت سے دلی میں اور بمبئی میں اور دیگر شہروں میں ہندوستان کے جا آباد ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے ان پر بھی اتنی ہی توجہ رکھی ہے. بھیشم سہنی سے لے کے بلراج سہنی اور بھیشم سہنی سے لے کے سنیل دت اور دیگر جو بڑے لکھنے والے ہیں اردو کے علاوہ، یعنی وہ ہندی کے لکھنے والے ہیں یا کوئی فلم ساز ہیں، ان سب کو بھی انہوں نے بڑی بہت ہی محبت سے پنڈی کا جو ان کا حوالہ ہے یا جو پنڈی کی ان کی شناخت ہے اسے اجاگر کرتے ہوئے انہیں لکھا ہے. تو ایک لحاظ سے جو یہ کمپوزٹ کلچر ساؤتھ ایشیا کا ہے، ایک ہمارا اپنا کلچر ہے، لیکن ہم ایک لارجر ایک سویلائزیشن کا بھی حصہ ہیں جو کہ ایک ویدک سویلائزیشن اور ایک انڈو پرشین اور ایک عربو پرشین سویلائزیشن کا ایک جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک امیلگم ہے. اس میں سب وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ اس کتاب میں بھی اسی طرح بلا کسی تعصب کے اور بلا کسی معذرت کے جو ان کی اپنی شناخت پر ہے، اپنی مسلم پٹواری شناخت پر اور یا پنجابی شناخت پر جو ان کا جو اصرار ہے یا اس کی جو خوبصورتی کو یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح انہوں نے اس پورے کمپوزٹ کلچر کو بھی سیلیبریٹ کیا ہے. پنڈی کے بارے میں مجھے اب ایک لمبی ہوگی بات. اچھا، پنڈی کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں ان کے کچھ دوست شاید موجود ہوں. مشیر انور صاحب مرحوم ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ پنڈی شہر بڑا گلدستہ تلے لئی، وہ ویسے تلے لئی پڑھتے تھے اپنے اس میں، تلے لئی تے اتے رستہ. تو انہوں نے جو پنڈی شہر کا جو گلدستہ ہے وہ اس میں نان بائی کی دکان کی میں پکتی ہوئی خمیری روٹی اور نان خطائی کی خوشبو سے لے کے پنڈی شہر کے سنیما ہال، پنڈی شہر کی گلیاں، چوبارے، مساجد، مندر، گردوارے سب قلم بند کر دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر اس میں سے میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش یہ ہوگی کہ یا آپ کو ویسے آپ کا یہ ثوابدید آپ کی ہے، لیکن اگر کوئی ٹکڑا اس میں سے پڑھ کے سنا دیں اس کتاب میں سے تو ہماری بڑی عزت افزائی ہوگی. بہت بہت شکریہ. گفتگو تو ظاہر ہے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، بڑے کمپوزڈ اور کمپیکٹ انداز میں تعارفی کروا دی ہے. تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس کتاب کا ایک پیراگراف ہم سن لیں شاہد صدیقی صاحب سے. ڈاکٹر شاہد صدیقی. میرے ساتھ مشاعروں میں ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ کے سنائیں، تو یہی شاہد صاحب کے ساتھ اس وقت ہے کیونکہ پہلے سے ہم نے طے نہیں کیا. پہلے سے طے نہیں کیا تھا. یہ ہے کہ بہت شکریہ. جب میں یہ لکھ رہا تھا پوٹھوار کے حوالے سے اور اپنے راولپنڈی اور شہروں کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایک شعوری کوشش تھی کہ ایک جو ڈی کالونائزیشن ہے، کہ کیسے ایک کالونائزیشن جو ہے آپ کی آئیڈینٹی کو فوکس کرتی ہے اور ٹارگٹ کرتی ہے، اور ہمیں باور کرایا جاتا ہے کہ ہماری زبان، ہمارے اقدار، ہمارے روٹس جو ہیں وہ ساری انفیریئر ہیں. اور لیکن شعوری طور پہ میں نے بجائے اس کے کہ میں پیرس پہ یا فرینکفرٹ پہ یا لنڈن پہ لکھوں، میں نے پنڈی کے گلی کوچوں پہ، جہلم کے گلی کوچوں پہ لکھا. اور خاص طور پہ وہ جو ایک ایمنیزیا ہوتا ہے ہسٹری کا، جو جان بوجھ کے ایک سلیکٹیو میموری ہوتی ہے، اور وہ کردار جو نان مسلمز تھے ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا. میرے گورڈن کالج سے میں پڑھا ہوں، ہمارے گھر کے قریب، ہمارے گورڈن کالج کے قریب آنند بخشی کا گھر تھا.
बलराज साहनी का घर था, शैलेंद्र रावलपिंडी में पैदा हुआ, सुनील दत्त जेहलम में पैदा हुआ, मदन मोहन चकवाल में। तो इन सब के बारे में मैंने लिखा। और इसमें बस ये है कि चूँकि इतना टाइम नहीं है कि मैं एक पूरा कॉलम पढ़ूं, तो आनंद बख्शी जो थे, गवर्नमेंट कॉलेज के करीब एक जगह है केलिया, मस्जिद केलिया वाली, उसमें उनका घर है और अब भी है वो। तो वहाँ मैं गया और वो सारा देखा। और आनंद बख्शी वो लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने बॉलीवुड में 3,500 गाने लिखे और 17 साल के थे जब वो रावलपिंडी से वो पाकिस्तान से जाना पड़ा उन्हें। तो उनकी वो आखिर दम तक वो याद करते रहे रावलपिंडी को और उन गली कूचों को और उस घर को। और एक नज्म उन्होंने रावलपिंडी के लिए लिखी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सानेहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहाँ रह गई, कुछ नहीं कर सका देखता रह गया, कुछ न वो कर सकी देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बढ़ सकी चीज वो रह गई। रास्तों में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पर खड़ी बेबसी रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मट्टी थी जेहलम में वो बह गई। और इस कॉलम का इख्तिताम इन लाइनों पे होता है कि पिंडी का सरापा तमाम उम्र आनंद बख्शी की आंखों में ख्वाब के रंग बनकर जागता रहा और उसे देखने की ख्वाहिश उसके पहलू में हमेशा दर्द की कसक बनकर महकती रही। कहते हैं जिंदगी के सफर में ख्वाब और दर्द का चोली दामन का साथ है, एक के बगैर दूसरे का तस्वुर नामुकम्मल है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही तो ये तो था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा कि हारिस भाई ने कहा कि पोठवार के बारे में बहुत कम लिखा गया, तो इस किताब के हवाले से बहुत अच्छा एक रिस्पांस आया मुझे और बहुत सारे ऐसे लोग। और एक दो मैं आपको वाक़यात सुनाना चाहता हूँ जो बड़े दिलचस्प मुझे लगे। एक लाल हवेली का नाम आपने सुना होगा, पिंडी में है। वो जी आजकल सुनते होंगे। वो असल में वो सैगल हवेली थी और सैगल हवेली यूं थी कि जेहलम के एक बैरिस्टर थे, धनराज सहगल उनका नाम था और बहुत अमीर थे। ये पार्टीशन से पहले की बात है। तो वो एक शादी में उन्हें इनवाइट किया गया, सियालकोट में वो गए। वहाँ पे एक रक्स करने वाली लड़की थी और बुदाबाई उसका नाम था। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं इससे शादी करूँगा। उसे लेकर आए और रावलपिंडी में भावड़ा बाज़ार में एक हवेली बनाई और उस हवेली में बहुत ही कश्मीरी काम था, नक्श निगारी थी। और उसके बाद वो बुदाबाई जो थी मुसलमान थी और वो खुद हिंदू थे, धनराज सहगल। और एक उन्होंने हवेली के बाहर एक मंदिर बनवाया अपने लिए और एक मस्जिद बनवाई बुदाबाई के लिए, और तीनों इमारतें अब भी मौजूद हैं। तो 47 में जब वो चले गए और बुदाबाई वहाँ रह गई और फिर बुदाबाई भी एक दिन वहाँ से चली गई। तो खैर ये जब मैंने कॉलम लिखा और उसके बाद मैंने इसकी वीडियो अपलोड की तो मुझे इंडिया से एक मैसेज आया और उन्होंने लिखा कि मैंने ये वीडियो देखी आपकी और ये जो मंदिर है ये हमारा मंदिर होता था और मेरा नाम फलां नाम उन्होंने बताया। और जिन धनराज सहगल का आपने जिक्र किया है वो मेरे दादा के भाई थे। और तो मुझे बड़ा एक वो लगा कि कैसे एक बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं। इसी तरह आनंद बख्शी के हवाले से जब मैंने कॉलम लिखा और वो एक वीडियो बनाई मैंने, तो मुझे एक हफ्ते के बाद एक मैसेज आया इंडिया से कि मेरा नाम राकेश बख्शी है और मैं आनंद बख्शी का बेटा हूं और मैं बॉलीवुड में काम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पिंडी वालों ने मेरे वालिद को याद रखा। और आखिरी जो वाक़या सुनाते हैं हम बस करता हूं कि चकवाल में एक स्कूल था, 1916 में वो बनाया गया और 3 सिखों ने बनाया वो। और उनके एक उस्ताद थे संत सिंह और उनको ट्रिब्यूट पर पेश करने के लिए, तो उसका नाम था संत सिंह SS खालसा स्कूल चकवाल। तो बहुत खूबसूरत इमारत अब भी है, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है। तो 1947 में जब ये पार्टीशन हुई और वो चले गए तो दिल्ली में वो लोग तीनों
बिजनेसमैन थे और दोबारा से उन्होंने बिजनेस को रीगेन किया। फिर उन्हें ख्याल आया कि एक और स्कूल बनाया जाए, तो उन्होंने वहाँ पे एक स्कूल बनाया, बहुत बड़ी जगह, वसी जगह पे। और जब नाम लिखने का मौका आया तो उन्होंने उसका नाम रखा SS खालसा स्कूल दिल्ली। फिर उन्होंने कहा कोई चीज़ कम है इसमें, तो उन्होंने उसका नाम दोबारा देखा, उसका नाम लिखा उन्होंने SS खालसा स्कूल चकवाल दिल्ली, और इसी नाम से वो स्कूल अभी वहाँ कायम है। तो जिस दिन ये कॉलम छपा उस रोज़ मुझे एक मैसेज आया इंडिया से। उन्होंने कहा कि आपका कॉलम मुझे किसी ने भेजा है और आपका नंबर भी दिया है। तो जिनका जिक्र आपने किया है कि जिन्होंने स्कूल बनाया था वो मेरे दादा थे, और मेरा नाम उन्होंने लिखा, मेरा पता नहीं कौन सा कोहली है, और मैंने ये कॉलम पढ़ा तो मुझे सारा कुछ याद आ गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक वो ऐसी कंपोजिट, जिस तरह हारिस भाई ने कहा, एक कंपोजिट हिस्ट्री थी और इसकी कंपोजिट मेमोरी थी। और मेरा ख्याल है इस किताब के हवाले से जो उस मेमोरी में जो गैप्स आ गए थे और जो डिलिबरेट गैप्स थे उनको फिल करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया सर।